So my dear students, welcome back my YouTube channel JSSC for Physics यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू की B301 JSSC फॉर फिजिक्स यूनिट थर्ड। ऑलरेडी मैं आपको 1-2 यूनिट कवर कर चुका हूँ। जिसने भी ना देखी हो देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें पहला टॉपिक हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज इन ह्यूमन रिलेशनशिप, और मैं बात करूँगा आपसे जस्टिस एंड 9 वैल्यूज ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप की। ठीक है, ये मैं बात करूंगा पहले आपका। देखो सबसे पहले मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ आई डेट इज सेल्फ एंड बॉडी। बॉडी और सेल्फ आई क्या होता है, आपस में कोएग्जिस्टेंस करता है ना, कोएग्जिस्टेंस करता है, इन्फॉर्मेशन भी शेयर करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सोफा है, जो सीट है, किसके लिए चाहिए, बॉडी के लिए चाहिए। आई क्या करता है, आई सिर्फ फीलिंग करता है। आई क्या करता है, फीलिंग करता है। आई क्या करता है, रिलेशनशिप करता है, एक फीलिंग करता है। शायद मैं वही चीज़ लिखा देखो पहले, आई जो होता है सेल्फ एज द फीलिंग ऑफ द रिलेशनशिप। मतलब आई जो होता है ना वो फीलिंग करता है। आई को क्या चीज़ फील चाहिए, आई को सीट नहीं चाहिए, आई को सोफा नहीं चाहिए, सिर्फ उसको फील चाहिए। ठीक है, और बॉडी को हमारा नीड होती है, बॉडी को चीज़ को नीड होती है, पर आई को नीड सिर्फ फीलिंग की होती है। ठीक है, यदि फॉर एग्जाम्पल कोई जैसे आपका रिलेशनशिप है, आपके पेरेंट्स है, आप माता पिता है, आपका क्या रिलेशन है, पेरेंट्स का रिलेशन है। आपके भाई के साथ क्या रिलेशन है, भाई का, ब्रदर का रिलेशन है। आपके सिस्टर के साथ क्या रिलेशन है, वो सिस्टर का है। मतलब आई के साथ क्या है, एक रिलेशनशिप में है ना। जैसे आई जो है वो आई के साथ क्या है, एक रिलेशनशिप है, दोनों में क्या है, एक रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप कैसे हो सकता है, वो ब्रदर का हो सकता है, वो सिस्टर का हो सकता है, वो पेरेंट्स का हो सकता है, वो मदर का हो सकता है, वो फादर का हो सकता है, वो ब्रदर इन लॉ, किसी का भी रिलेशनशिप हो सकता है आई और आई के बीच में। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ ह्यूमन रिलेशनशिप, क्योंकि टॉपिक हमारा यही है ह्यूमन रिलेशनशिप, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। एक रिलेशन होता है, ठीक है, तो इन रिलेशन को फुलफिलमेंट बनाए रखने के लिए हमको किसकी नीड होती है, मुझको म्यूचुअल हैप्पीनेस की नीड होती है। देखो दिस फीलिंग आर बिटवीन आई वन ऑफ अदर आई, मैंने कहा आई और अनदर आई के बीच एक रिलेशनशिप होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इन जो रिलेशनशिप होता है, इन रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए हमको एक म्यूचुअल हैप्पीनेस की नीड होती है। किसकी म्यूचुअल हैप्पीनेस, क्या होता है म्यूचुअल हैप्पीनेस बताऊंगा। ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर पर, जैसे कि पहला फैक्टर्स में आता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज, क्वेश्चन वैल्यूज दियर फुलफिलमेंट एंड राइट एवोल्यूशन ऑफ द फुलफिलमेंट। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द डिफरेंट फीलिंग, जैसे कि आपके वैल्यू, आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, आप किसी चीज़ के साथ ट्रस्ट कर रहे हो, तो एक वैल्यू है, समझ रहे हो ना। इसको कैसे अभी मैं बताऊंगा कि कैसे इस वैल्यू को गेन करें जिससे मुझे कंप्रेसिव ह्यूमन गोल मिले, मैं भी बताऊंगा, पर आप समझ लीजिएगा। अब उसका व्यू है, थोड़ा समझ लीजिए इसको। ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द डिफरेंट वैल्यू फीलिंग, जैसे कि जो फीलिंग आ रही है, हमारे पेरेंट्स है, मदर है, उस फीलिंग को पहले पहचानना। ठीक है, इसके बाद उनको फुलफिलमेंट करना। जैसे जो फुलफिलमेंट हमारा ट्रस्ट का फीलिंग है, हमारे में रिस्पेक्ट का फीलिंग है, तो उनको फुलफिलमेंट भी करना। एंड साथ ही साथ राइट इवोल्यूशन ऑफ द, साथ ही साथ आपको क्या कहते हैं, राइट इवोल्यूशन ऑफ द दिस फुलफिलमेंट। जो इवोल्यूशन में राइट अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए। ये नहीं कि हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, हम किसी पे ट्रस्ट है तो इतना नहीं, हम इतना ट्रस्ट कर दें, हम किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम ज़्यादा रिस्पेक्ट कर दें यार उसका, तो क्या होगा इससे, इससे उसमें क्या होगा, आपस में म्यूचुअल हैप्पीनेस नहीं होगा। आपको हर चीज़ लिमिट में करनी है, आपको राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब आपको राइट इवोल्यूशन नहीं है तो आपको दिक्कत होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक अनदर पर्सन की क्या कर रहा हूँ, मैं उसका गाइडेंस कर रहा हूँ, तो मैं उसको ज़्यादा ही गाइडेंस कर दिया, मीन्स मैं उसको इतना गाइडेंस कर रहा, मैं उसको घर से बाहर नहीं जाने दे रहा, समझ रहे हो ना। मतलब वो पढ़ाई करने के लिए जा रहा है, पर मैं उसको बाहर नहीं जाने दे रहा, बिकॉज मेरा उसके प्रति इतना केयर है, इतना गाइडेंस है, तो मैं उसको नहीं बाहर जाने दे रहा। तो राइट इवोल्यूशन मीन्स इतना नहीं होना चाहिए कि जो जितना उम्मीद उससे ज़्यादा भी कर रहे हो या उतना उससे कम कर रहे हो, ये भी नहीं होना चाहिए। एक राइट मतलब सही, एक मीडियम होना चाहिए। ठीक है, और फुलफिलमेंट को फुल रिस्पेक्ट को जैसा फुलफिलमेंट कर रहे हैं उसको। ठीक है, इसी को मैं एक ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आपको बताया हूँ। देखो इस पूरे ब्लॉक डायग्राम को देखो जस्टिस कहते हैं। जब भी आपसे जस्टिस का डिफिनेशन पूछे तो आप ये ब्लॉक डायग्राम बना देना, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे लिख देना उनको, फिर डेट इज आर नोन एज द जस्टिस या डेट इज कॉल्ड जस्टिस। ठीक है, ये जस्टिस का डिफिनेशन ही होता है एक तरीके का। ठीक है, देखो मैंने आपको पहले कहा कि जो आई है क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है, चाहे वो ब्रदर का हो सकता है, चाहे आपका महिला मित्र का हो सकता है, किसी का आपका रिलेशनशिप हो सकता है, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो रिलेशनशिप होगा ना उसमें क्या होगा, रिकॉग्नाइज द वैल्यू इन रिलेशनशिप, अपनी वैल्यूज़ को रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, फुलफिलमेंट ऑफ द वैल्यूज़ को फुलफिलमेंट करना। अगर रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप ट्रस्ट कर रहे हैं, तो उनको फुलफिलमेंट भी करना होता है। इसके बाद इवेल्युएट भी करना है कि जो वैल्यूज़ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये भी इवेल्युएट करना होता है। किसी की जाने ही हम राइट अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, राइट इवोल्यूशन जाने ही कर दे रहे हैं, तो ये गलत है ना। जितना जिसका है उतना ही करिएगा ना। ठीक है, जब आप इतना कुछ कर लेंगे तो एट लास्ट आपको क्या मिलती है, म्यूचुअल हैप्पीनेस।
क्या मिलता है आपको? म्यूचुअल हैप्पीनेस मिलता है। आई एन आई रिलेशनशिप में जो फीलिंग होती है, जो फीलिंग कैसे मिलती है, वो म्यूचुअल हैप्पीनेस से मिलती है। ठीक है, ये रहा ब्लॉक डायग्राम। तो ब्लॉक डायग्राम थोड़ा आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी, 4 चीज़ें। ठीक है, इसको आप जस्टिस में भी लिख सकते हैं, आप ह्यूमन रिलेशनशिप में भी लिख सकते हैं। जब भी आपसे ह्यूमन रिलेशनशिप का भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें भी इसको लिख सकते हैं, और जस्टिस जब भी पूछ दे आपसे तो आपको यही लिखना है। ठीक है, आपको लिखना है रिकॉग्नाइज द वैल्यूज इन relationship, fulfillment of the values and evaluate in the fulfillment of values and mutual happiness, that is also known as the justice। ठीक है, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। इसके बाद देखो, ये टॉपिक था, छोटा सा टॉपिक था। अब मैं बात करूँगा 9 वैल्यूज की। आपने जस्टिस समझ लिया, अब मैं बात करूँगा 9 वैल्यू समझ, वो कौन सी फीलिंग है, वो कौन सी फुलफिलमेंट है जो ह्यूमन रिलेशनशिप को बनाए रखती हैं, जो ह्यूमन रिलेशनशिप में ज़रूरी होती हैं। ठीक है, वो मैं बात करूँगा, वो 9 फीलिंग की बात करूँगा। देखो, सबसे पहला जो 9 फीलिंग में आता है ट्रस्ट। सबसे पहला क्या आता है? ट्रस्ट, डेट इज विश्वास। क्या होता है? टू बी एश्योर्ड दैट ईच ह्यूमन बीइंग इनहेरेंटली वांट्स टू वनसेल्फ एंड अदर द बी हैप्पी एंड प्रॉस्पेरिटी। विश्वास में क्या होता है? हम किसी व्यक्ति को खुशी देखना चाहते हैं, हम खुद खुश होना चाहते हैं, खुद हम हैप्पी होना चाहते हैं, एंड जो अदर व्यक्ति उसको भी खुश रहना चाहते हैं। डेट इज, यदि आप खुश है, आपके जो आप जिसके साथ हैं वो भी खुश है, तो आपस में क्या है? एक ट्रस्ट है दोनों के बीच में, एक हैप्पीनेस है, एक प्रॉस्पेरिटी है। समझ रहे ना? ये देखो क्या होता है, एक बेसिक होता है, एक बेसिक फंडामेंटल वैल्यूज होती है। ये 2 प्रकार से आता है, मेनली 2 कंपोनेंट होता है, एक इंटेंशन होता है, एक कंपिटेंस होता है। इंटेंशन क्या होता है? इंटेंशन मतलब कि आप क्या चाहते हैं, आप खुश होना चाहते हैं, हाँ चाहते हैं। आप दूसरों को खुश होना देखना चाहते हैं, हाँ मैं दूसरों को खुश होना देखना चाहता हूँ। ठीक है, क्या वो आपको खुश होना चाहता है? नहीं। जहाँ ये नहीं कवर आ गया, क्या दूसरा आपको खुश होना चाहता है, आप दूसरे को खुश होना चाहते हैं, पर कुछ अदर व्यक्ति है जिससे आप फीलिंग है, आपकी रिलेशनशिप है, वो आपको खुश होना नहीं देखना चाहता है, तो वहाँ पर ट्रस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इंटेंशन का भी होना ज़रूरी है और कॉम्पिटेंस का भी होना ज़रूरी है। तो होगा आपको ट्रस्ट समझ में आ गया होगा। मीन्स आप जिस अदर व्यक्ति के साथ, चाहे आपका पेरेंट्स हो, चाहे आपके ब्रदर हो, चाहे आपका सिस्टर हो, चाहे आपका महिला मित्र हो, कोई भी महिला मित्र हो, यदि आपको वो खुश होना चाहता है, आप उसको खुश होना देखना चाहते हैं, तो दोनों के बीच ट्रस्ट है। आप उसको खुश रख रहे हैं, वो आपको खुश रख रहा है, अब वो उसको हैप्पीनेस रख रहा है, आप उसको हैप्पीनेस रख रहे हैं, तो बीच क्या है? एक ट्रस्ट है, आपको एक फीलिंग है, उसे ट्रस्ट कहते हैं। यदि आप नहीं जानते हो, जान जाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखो रिस्पेक्ट की बात करते हैं। रिस्पेक्ट को कहते हैं सम्मान। रिस्पेक्ट क्या होता है? मीन्स राइट इवेल्युएशन डेट बी करेक्टली इवेल्युएट द पर्सन। किसी भी व्यक्ति को राइट इवेल्युएट करना है। जैसे कि किसी व्यक्ति ने कोई काम किया है, अरे यार भाई आपके पास दिमाग है, आपकी मैथ बढ़िया है भाई, आपकी मैथ अच्छा है, आप उसको राइट इवेल्युएट कर रहे हैं, आप उसका रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मीन्स उसके अंदर जो भी गाइडेंस है, उसके अंदर जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेबल है, उसका आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं। बट कभी कभी क्या होता है, विदाउट ओवर इवेल्युएटिंग मतलब क्या होता है? अरे आप ज़्यादा ही उसका तारीफ कर, अरे यार आप तो इतने टॉपर, आप तो रामानुजन जी को भी फेल कर चुके हैं, अब ज़्यादा ही उसका तारीफ कर रहे हैं, तो क्या है? ये डिसरिस्पेक्ट में आता है। आपको ये नहीं करना है, ओवर इवेल्युएटिंग नहीं करना है। अंडर इवेल्युएटिंग, आप उसको बिल्कुल बता रहे, अरे माँ तुम चूतिया, तुम पढ़ नहीं सकते हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम ढील दो, तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम पढ़ाई नहीं कर सकते हो। ये क्या होता है? अंडर इवेल्युएटिंग, मतलब उसको ज़्यादा ही ब्लेम कर रहे हो यार, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या अदरवाइज इवेल्युएटिंग, आप उसको इवेल्युएट ही नहीं कर रहे हो, मीन्स जो बंदा कर रहा है अब उसको कोई भी आपको राइट इवेल्युएशन दे ही नहीं रहे हो, सिर्फ जो कर रहा है करने दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही ट्रीट करिएगा, उसको वैसा ही रिस्पेक्ट दीजिएगा। मैंने कहने का मतलब यही है। ठीक है, ये रिस्पेक्ट होता है। इसके बाद देखो, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, देखो when we don't understand respect, be it a differentiate on the basic of the body physical faculty। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी बॉडी देख के, जेंडर, मेल फीमेल है तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। ये तो खासियत होती है मेल की। मेल क्या होता है? फीमेल को ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है। समझ रहे हो ना? कुछ क्या होते हैं, कुछ ऑटोमेटिक होते हैं, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बॉडी है, बॉडी जेंडर देख के हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए। एज देख के देते हैं, कोई ज़्यादा ही ओल्ड है तो उसको हम ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, जो ज़्यादा ही यंग है उसको थोड़ा उतना कम, और जो ज़्यादा ही चाइल्डहुड है उसको कम। ओए ऐसे बात करेंगे, जो यंग होगा उसको आप करके बात करेंगे, जो ओल्ड होगा उसको माननीय करके बात कर सकते हैं हम लोग। तो वैसे ही रिस्पेक्ट देते हैं एज के हिसाब से, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। फिजिकल स्ट्रेंथ, आपको भैया लंबा तगड़ा चौड़ा रखा बंदा यार, उसको कैसा रिस्पेक्ट देंगे? अच्छा रिस्पेक्ट देंगे तो बजमार खाएंगे उससे। तो इस प्रकार से भी ऐसा नहीं होना चाहिए, जो जैसा है उसको वैसा रिस्पेक्ट देना चाहिए। ठीक है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेल्थ एंड पोस्ट फिजिकल फैकल्टी, जैसे कि ऑडी है, रेंज रोवर है, भाई ऑडी रेंज रोवर देख लिया, अपना रिस्पेक्ट जो है वो चालू हो गया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। किसी के पास बहुत सारा पैसा है,
बहुत सारा पैसा, हम पैसे देख के रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कैसा ही है, ये भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप उसकी वेशभूषा से देख रहे हैं, मतलब जो वो क्लोथ जो कपड़े पहना उससे आपको रिस्पेक्ट उसको दे रहे हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्ट कैसे देना चाहिए वो मैं आपको बता चुका हूँ, राइट इवोल्यूशन से, मतलब जो बंदी जैसा है, जो बंदा बंदी जैसा है उसको वैसा रिस्पेक्ट देना चाहिए। बी करेक्टली इवोल्यूएट। ठीक है, ये नहीं आप कैसा कुछ भी हो, आप मैंने बता दिया है कि आप एज से दे रहे हैं, जेंडर देख के दे रहे हो, फिजिकल स्ट्रेंथ देख के दे रहे हो, वेल्थ से दे रहे हो, आप क्लोथ या कपड़े देख के दे रहे हो, फिजिकल फैकल्टी देख के दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नंबर थर्ड आता है इसमें अफेक्शन। नंबर थर्ड क्या आता है, अफेक्शन। अफेक्शन क्या होता है, स्नेह होता है, फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द अदर एज वंस रिलेटेड टू द फीलिंग ऑफ द अफेक्शन या स्नेह। स्नेह क्या होता है, जैसे कि देखो, जैसे कि आप क्या है, आप किसी दूसरे को खुश होना चाहते हैं, यदि आप किसी दूसरे को मतलब कि हैप्पी देखना चाहते हैं और वो भी आपको हैप्पी देखना चाहता है, डेट इज क्या है, एक अफेक्शन है, एक स्नेह है, लिखा है अभी, व्हेन वी रिकॉग्नाइज दैट वी बोथ वांट टू मेक द ईच अदर हैप्पी। यदि दोनों एक दूसरे को हैप्पी देखना चाहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर अफेक्शन आता है, वहाँ पर स्नेह आता है। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट है। इसके बाद फोर्थ वाली बात करते हैं। फोर्थ में आता है केयर, डेट इज कॉल्ड ममता। आप हिंदी में क्या कहते हैं, ममता कहते हैं। द फीलिंग ऑफ केयर इज द फीलिंग ऑफ नेचर एंड द प्रोटेक्ट ऑफ द बॉडी अवर रिलेटिव। जैसे कि आपकी माता जी हैं, आपकी माता जी क्या करती हैं, आपकी केयर करती हैं, कभी भी आपको विदाउट फूड के बाहर नहीं जाने देती हैं। कहीं आप जाएंगे तो मॉर्निंग में तो आपको कुछ ना कुछ जरूर खिला देंगे आपको। ये डिश क्या है, एक केयर है। आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी कहीं जॉब से आ रहे हैं, तुरंत आप उनको पानी देंगे, आप उनको वाटर देंगे, डेट इज क्या, एक केयर है। तो एक केयर होती है। ठीक, इसे हम कहते हैं ममता, फीलिंग ऑफ द केयर। ठीक है, इसके बाद आता है गाइडेंस की बात। गाइडेंस को कहते हैं वात्सल। गाइडेंस, दैट इज वात्सल। क्या होता है गाइडेंस, क्या होता है वात्सल? देखो, जैसे कि द फीलिंग ऑफ इंश्योरिंग राइट अंडरस्टैंडिंग एंड द फीलिंग इन द माई रिलेटिव। जैसे कि गाइडेंस वात्सल, आप किसी को राइट अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, आप किसी को अच्छी सी फीलिंग दे रहे हैं अपने रिलेटिव में। आप अंडर राइट अंडरस्टैंडिंग मतलब किसी को अच्छा, मतलब रिस्पेक्ट, जो जैसा है उसको वैसा दे रहे हैं, डेट इज उसका गाइडेंस कर रहे हैं, उसको एक वात्सल कर रहे हैं, ना कि अनगाइडेंस कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है, ये समझ सकते हैं डिफिनीशन से भी, और आप रियल लाइफ में चीज़ करते भी हैं। आप जितना पढ़ा रहा हूँ ये रियल लाइफ में देखना आप होता है। अभी आपका जो एज है, जिस स्टूडेंट में आप पढ़ रहे हैं, ये चीज़ आपके साथ सारी चीज़ इंटरफेस कर रही होगी रियल लाइफ में। अब चाहे आप महिला मित्र के साथ इंटरफेस कर रहे हो, चाहे अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हो, चाहे अपने फैकल्टी के साथ कर रहे हो, चाहे आप टीचर के साथ कर रहे हो, ये सारा चीज़ इंटरफेस हो रहा होगा आपके साथ, पर आप इसको विजुलाइज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आप इसको इतना मन से पढ़ते नहीं हो ह्यूमन वैल्यू को। जब आप पढ़ोगे तो आप समझोगे यार क्या होता है अफेक्शन, क्या होता है रिस्पेक्ट, क्या होता है ट्रस्ट, आपके समझ में आ जाएगी। एट लास्ट टॉपिक देख लो क्या है, लव। ये भी आपको समझ में आ जाएगा यदि आप सारा कुछ समझ जाएंगे। ठीक है, बताऊंगा आप लोग क्या करते हैं, मैं बताऊंगा आप लोग क्या करते हो। आप लोग यहाँ से नहीं स्टार्ट करते हो, आप लोग यहाँ से स्टार्ट नहीं करते हो, आप लोग कहाँ से स्टार्ट करते हो, आप लोग यहाँ से स्टार्ट करते हो। जिस समय आपकी जो एज है वो आप लोग यहाँ से स्टार्ट करते हो, समझ गए ना। बस ये दिक्कत होता है आप लोगों के लिए। तभी आप देखो आगे चल के क्या होता है, ब्रेकअप होता है, कुछ क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद देखो रिवेंज। रिवेंज क्या होता है, श्रद्धा होता है। ठीक है, मतलब कि आप किसी के प्रति जो काम कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, उसके प्रति आप कृतज्ञ हैं, मतलब उसके प्रति आप श्रद्धा है आपकी, इट इज कॉल्ड, उसको रिवरेंस कहेंगे। ठीक है, इन दिस फीलिंग में रिवरेंस भी बोल सकते हैं इसको, द फीलिंग ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द एक्सीलेंस इन अदर, मतलब दूसरे के प्रति आप उसको एक्सेप्टेंस दे रहे हो, आपको एक्सीलेंस दे रहे हो, डेट इज का रिवरेंस कहलाएगा, श्रद्धा कहलाएगा। फॉर सो एग्जाम्पल के लिए, यदि कोई व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, आप उसको रिवरेंस दे रहे हैं, मीन्स जो अच्छा पहुँचे, मैंने आपको बताया कि इसका बंदे का मैथ अच्छा है, आप कह रहे हो उसका मैथ अच्छा है, आप उसको रिवरेंस दे रहे हो, आप उसको श्रद्धा दे रहे हैं, डेट इज कॉल्ड रिवरेंस। ग्लोरी क्या होता है, गौरव क्या होता है, द फीलिंग फॉर समवन हु हैज़ मेड एफर्ट फॉर एक्सीलेंस, जो अच्छा वर्क कर रहा है उसको आप उसके प्रति क्या कर रहे हैं, उसकी एफर्ट कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड ग्लोरी भी होता है। ग्रेटिट्यूड क्या होता है, जैसे कृतज्ञ कहते हो, द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर दोज हु हैव मेड एफर्ट फॉर माई एक्सीलेंस। द फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब कि एक्सेप्टेंस की फीलिंग होना चाहिए, वो जिसने आपके लिए कुछ किया है। जैसे कि आपके जो टीचर है वो क्या करते हैं, आपको स्टडी करते हैं, आपको पढ़ाते हैं। अब आप भाई जब आप बन जाएंगे तो आपके क्या होगा, आपके टीचर के प्रति आपका क्या होगा, आपका ग्रेटिट्यूड होगा, दिनेश का कृतज्ञ होगा। आप अपने टीचर के प्रति क्या होंगे, ग्रेटिट्यूड होंगे, आप कृतज्ञ होंगे, जिससे क्या होगा, मतलब कि टीचर ने आपके लिए कुछ किया है, तभी तो आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड है ना। जैसे आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं अपनी मेहनत से, तो अब क्या है, अपने टीचर के प्रति क्या है, एक ग्रेटिट्यूड होंगे, अपने पेरेंट्स के प्रति क्या है, एक कृतज्ञ है, एक ग्रेटिट्यूड है। एंड लास्ट फीलिंग आती है लव, द फीलिंग ऑफ बीइंग रिलेटेड टू ऑल, मतलब ऐसी फीलिंग जो सभी के बाद आती है।
आल्सो नोन एज द कंप्लीट वैल्यू, पूर्ण मूल। मीन्स यदि आपके अंदर रिस्पेक्ट आ गया, मतलब मैंने क्या किया, आई आई के बीच क्या है, एक रिलेशनशिप है, किसी की भी रिलेशनशिप हो सकती है। यदि उस रिलेशनशिप में यदि आपको ट्रस्ट भी है, आपको रिस्पेक्ट भी है, आपको अफेक्शन भी है, आपको केयर भी है, आपको गाइडेंस भी है, आपको रिवरेंज भी है, आपको ग्लोरी भी है, आपको ग्रेटिट्यूड भी है, तो एट लास्ट किसकी फीलिंग आती है? तो उस रिलेशनशिप में लव की फीलिंग आती है। चाहे लव आपका पेरेंट्स के साथ हो सकता है, चाहे लव अपने ब्रदर के साथ हो सकता है, चाहे लव आपका महिला मित्र के साथ हो सकता है, तो किसी के साथ हो सकता है। यदि आपके अंदर ये जो 8 जो मैं बताया हूँ ना, अंडरस्टैंडिंग आ गई होंगी, फीलिंग आ गई होंगी, तो 9th फीलिंग आपकी ऑटोमेटिक, लव जो फ्रेंड होता है एट लास्ट फीलिंग होती है, अपने आप आ जाती है। ठीक है, ये थे आपके 9 वैल्यू जो मैं आपको बता दिया हूँ। एग्जाम में अधिकतर आपको एग्जाम में पूछा ही जाता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन बनता है 9 वैल्यू जो, एंड आपको जस्टिस भी पूछा जाता है। तो होप ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, मैं आपको एक थ्योरी बताया हूँ, बिल्कुल जैसे रियल लाइफ में जो होता है, मैं आपको उसी के बेसिस से बताया हूँ। इससे आपको ये नहीं लगेगा कि आपने नया कोई चीज़ पढ़ा है, आपको लगेगा पुरानी चीज़ पढ़ा है, बस टॉपिक चेंज हो गया, सब्जेक्ट चेंज हो गया, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ सब आप करते हो रियल लाइफ में, आप कभी विजुलाइज करना इन चीज़ों को, तो समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद जनरली आपसे पूछता है कंप्रेसिव वुमन गोल, ये भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 10 नंबर में आपसे जनरली पूछ देगा। और यहाँ से जब ये जो 9 वैल्यू होता है, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, या फिर आपसे ग्रेटिट्यूड पूछ देगा, या आपसे गाइडेंस पूछ देगा, आपसे गैलोरी पूछ देगा, आपसे ग्रेटिट्यूड पूछ देगा, आपसे रिवरेंज पूछ सकता है, आपसे लव पूछ सकता है। यहाँ से जनरली 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनते ही बनता है। ठीक है, तो इसको तैयार रखना अपने लिए भाई, आपको देखना अपने सेमेस्टर एग्जाम में सेक्शन ए में 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनता है। ठीक है, इसके बाद वो कंप्रेसिव ह्यूमन गोल की बात करता हूँ। थोड़ा बड़ा टॉपिक है, यूनिट 3 थोड़ा अच्छा यूनिट है और काफ़ी बड़ा यूनिट है, और हर चीज़ थोड़ा आपको लगेगा बट थोड़ा डिफिकल्ट है, पर चीज़ें जो आप देखोगे ना, एट लास्ट हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पर्टी, जो कंक्लूजन निकलेगा वो वही है, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पर्टी। ठीक है, जब भी कोई नया क्वेश्चन आ जाए और आपको कुछ ना समझ में आए कि ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं है, मैंने भी उस क्वेश्चन को ना पढ़ाया हो, तब आपको क्या करना है, तब वो सिर्फ यही करना है कि उसका जो कंक्लूजन है वो हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पर्टी पर लेकर जाना है। ऐसी आपको थीम बनानी है, ऐसी आपको समरी बनानी है जिसका जो कंक्लूजन है ना वो हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पर्टी पर जाए, तो आपको आंसर जो होगा ना वो कभी कोई काट नहीं पाएगा, वो आंसर आपका सही होगा। क्योंकि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू का जो बेसिक जो गोल है ना, पूरे जो चैप्टर का जितना हमारा यूनिट है उनका जो बेसिक गोल है वो क्या है, एट लास्ट हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पर्टी है। जो बंदा लव हो जाएगा, जिस बंदे को एट लास्ट को क्या चाहिए, उसको हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पर्टी चाहिए ना, उसको फीलिंग हुई, फीलिंग से उसको क्या हुआ, एक रिलेशनशिप हुआ, तो रिलेशनशिप से क्या हुआ, एट लास्ट उसको जितना सारा कुछ लव हुआ, लव से उसको क्या चाहिए, उसको एट लास्ट चाहिए तो भाई हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पर्टी ही। ठीक है, तो जितना भी कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ उसका एट लास्ट जो रिजल्ट निकलेगा वही निकलेगा, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पर्टी। ठीक है ना, तो कभी भी कोई क्वेश्चन आपका आ जाए जो एग्जाम में ना पढ़ा हुआ हो, तो आपको मैं बता दें ऐसे समरी बनानी है जिसका रिजल्ट क्या निकले, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पर्टी निकले, तो एग्जामिनर उसका कभी नंबर नहीं काट पाएगा। 10 में है तो ये बात अलग है, आप कम लिखो तो 8 या 9 दे दे, पर नंबर आपकी ये नहीं काट दे पूरा, ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है, बात करते हैं कंप्रेसिव ह्यूमन गोल की। तो कंप्रेसिव ह्यूमन गोल भी क्या है, गोल आर द 4 ह्यूमन सोसाइटी। देखो कंप्रेसिव ह्यूमन गोल जनरली आपके 2 मार्क्स में यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ देगा राइट डाउन द 4 कंप्रेसिव गोल, या फिर आपसे पूछ देगा राइट डाउन द 4 कंप्रेसिव एंड एक्सप्लेन करने को बोल देगा। तो जनरली आपसे 4 बनते ही बनते हैं। ठीक है, पहला आपका राइट अंडरस्टैंडिंग है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, ठीक है रुक इधर देखो, सबसे पहले क्या है राइट अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले आपका क्या राइट अंडरस्टैंडिंग है, दूसरा क्या आपको प्रॉस्पेरिटी है, तीसरा आपका क्या फेयरलेस है, चौथा क्या है कोएग्जिस्टेंस है। देखो राइट अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, तो जैसे कि आप अपने फैमिली में हैं, आप कहीं पर भी हैं, अभी आप राइट अंडरस्टैंडिंग होंगे, समझते हो, मतलब आप जो सही जो गाइडेंस से चल रहे हो वो सही आपके पास गाइडेंस है। ठीक है, तो क्या होगा, इन एवरी इंडिविजुअल, जिस आपके पास जितना भी लोग होंगे उनके पास भी राइट अंडरस्टैंडिंग होगा। मतलब जो राइट अंडरस्टैंडिंग है वो किस में होता है, सभी में होना चाहिए। जितने भी आपकी सोसाइटी में जो मैन रह रहे हैं, पीपल रह रहे हैं, जो भी रह रहे हो, उन सभी के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अरे आपको पता है कि मेरे लिए क्या है, मनी सब कुछ है, मेरे लिए ओनली मनी सब कुछ है, तो क्या आपके लिए राइट अंडरस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, मनी हो जाएगा। तो आप मनी के पीछे भागेंगे, दिन रात मनी के पीछे, पूरी एज भर मनी के पीछे भागेंगे, ये क्या राइट अंडरस्टैंडिंग है, नहीं है। तो सभी को पता होना चाहिए अपना मोटिव क्या है, मेरे अंदर क्या हैप्पीनेस चाहिए, क्या प्रॉस्पेरिटी चाहिए, दोनों चाहिए, तो राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं आपको बहुत आपको जब मैं आपको सेल्फ एक्सप्लोरेशन पढ़ाया था ना इसमें, तब मैं इसको बहुत ही डिटेल में आपको बताया था, बहुत ही डिटेल में, तो आप समझ गए होंगे इसमें। इसके बाद देखिएगा प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी में क्या होता है, समृद्धि होता है इन एवरी फैमिली। प्रॉस्पेरिटी सभी फैमिली में होनी चाहिए। जैसे कि प्रॉस्पेरिटी कब आएगी, जब आपके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग होगी ना, तो ऑटोमेटिक प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी।
जब आप राइट अंडरस्टैंडिंग होंगे ना तो आपके अंदर प्रॉस्पेरिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी। जो प्रॉस्पेरिटी जो होती है तो इन एवरी फैमिली में होनी चाहिए, सभी फैमिली में प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। नंबर थर्ड आपका आता है फियरलेस। जब आपके अंदर प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी तो आपके पास ट्रस्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। सोसाइटी में जब फैमिली में प्रॉस्पेरिटी आ जाती है ना तो सोसाइटी में क्या आ जाता है, एक ट्रस्ट आ जाता है, ठीक है। इसके बाद कोएग्जिस्टेंस करते हैं। कोएग्जिस्टेंस मतलब नेचर में यदि आपके अंदर सारा कुछ आ गया, फियरलेस भी आपके अंदर, प्रॉस्पेरिटी भी, आपका राइट अंडरस्टैंडिंग है, तो आप नेचर में क्या करेंगे, कोएग्जिस्टेंस करेंगे, सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कंप्रेसिव ह्यूमन गोल को कैसे अचीव करेंगे, ये भी बात आती है कि सर इन जो चार आपने बताई हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग बताई, प्रॉस्पेरिटी बताई, फियरलेस बताई, कोएग्जिस्टेंस बताइए, इन चार को कैसे अचीव करेंगे, ये भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इनको अचीव करने के लिए मेरे पास 5 डायमेंशंस हैं। 5 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है भाई इससे, डायरेक्ट पूछ देता है आपसे 5 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डिस्क्राइब। 10 नंबर में सेक्शन सी में क्वेश्चन बनता है, ये जनरली आपसे पूछ देता है, या फिर आपसे सेक्शन ए में 2 नंबर में पूछ लेगा 5 डायमेंशन होती क्या क्या है, पर क्वेश्चन हमेशा बनता है। आप कोई भी पेपर देख लेना प्रीवियस ईयर का, ये क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। 5 डायमेंशन ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल। तो पहला आता है इसी में, जो पहली आपकी डायमेंशन है वो क्या है, वो ह्यूमन एंड राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट लिविंग, सॉरी एजुकेशन, क्या मैं बोल रहा हूँ, एजुकेशन एंड राइट लिविंग। पहली क्या है, एजुकेशन एंड राइट लिविंग, शिक्षा एंड संस्कार। तो एजुकेशन क्या होता है, टू अंडरस्टैंड हारमोनी एट 4 लेवल्स ऑफ लिविंग। जो हारमोनी होगा, जो 4 लेवल मैं आपको बताया हूँ, उन 4 लेवल तक आपको हारमोनी को अंडरस्टैंड करना होता है, उसे मैं एजुकेशन कहता हूँ। एजुकेशन आप भी जानते हो, आजकल सब एजुकेटेड हो रहे हैं और होना भी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, हम कंप्रेसिव ह्यूमन गोल को अचीव करेंगे। राइट लिविंग समझते हो, मतलब कि जो आप पढ़ रहे हैं, क्या लिखा इसमें, पढ़ के देखो पहले, कमिटमेंट एंड प्रिपेयर्डनेस टू लिव इन हारमोनी एट 4 लेवल्स एंड दे विल इंश्योर राइट अंडरस्टैंडिंग एंड राइट फीलिंग। मतलब जो आप पढ़ रहे हो ना, जो राइट लिविंग जो कर रहे हो, जो अपने जीवन में कर रहे हो, उसको पता होना चाहिए क्यों कर रहे हो, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए कमिटमेंट है, क्या मेरे लिए खराब है, आपको पता होना चाहिए। मतलब जो आप राइट अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, जो कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए मुझे कर क्या रहे हैं, ठीक है। मेन मोटिव क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है कि जो आप अपने जीवन में जो कार्य कर रहे हो, जो वर्क कर रहे हो, पता होना चाहिए किस लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ठीक है, राइट लिविंग, ठीक है। इसका ये पहला आपका हो गया। पहला क्या होता था, एजुकेशन एंड राइट लिविंग, शिक्षा एंड संस्कार। नंबर सेकेंड आता है हेल्थ एंड सेल्फ रेगुलेशन। हेल्थ क्या होता है मैं ऑलरेडी बता चुका, बॉडी है, बॉडी को आपको हेल्थ देनी पड़ेगी, मैं ऑलरेडी दोनों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी मैं बता रहा हूँ। हेल्थ क्या होता है, बॉडी एक्ट्स अकॉर्डिंग टू सेल्फ, देयर विल बी हार्मोनी बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हम लोग क्या करते हैं, आई क्या रहता है, फीलिंग लेता है, पर बॉडी को क्या चाहिए, हमें हेल्थ करनी होती है। आई की क्या नीड होती है, आई को नीड होनी चाहिए कि हमारी जो बॉडी है, नीड नहीं, आई की क्या मतलब कि प्रोटेक्ट होनी चाहिए। आई की जिम्मेदारी क्या है, आई की नीड क्या है, आई की नेसेसरी क्या है फॉर बॉडी के प्रति, क्या होती है कि वो बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके, हेल्दी बनाए रखे, उसको एक अच्छा सा पोषण दे सके, फूड दे सके, ये नीड होती है आई की, किसके रिस्पेक्ट, बॉडी के प्रति, ठीक है। तो वही चीज़ें उसे हम हेल्थ कहते हैं, आपको मैं बताया था। एंड सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है, सेल्फ रेगुलेशन दैट इज कॉल्ड फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप, फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेल्फ टू इंश्योर नेचर प्रोटेक्ट एंड राइट अंडरस्टैंडिंग। भाई बस सेल्फ सी को कहते हैं, किसको कहते हैं, जैसे अपने बॉडी का हेल्थ तो सेल्फ आपस में कोएग्जिस्टेंस करते हैं, मीन्स दोनों का मीन्स एक ही है, हेल्थ एंड सेल्फ रेगुलेशन। अरे अपनी बॉडी को हेल्थ करेंगे, मतलब आपको फूड देंगे, दैट इज का उसकी क्या कर रहे हैं, उसकी एक तरीके से उसकी प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, उसका एक सुरक्षा कर रहे हैं ना। यदि अपने बॉडी को हेल्थ कर मतलब अपने बॉडी को फूड दे रहे हैं, ना फूड दे रहे हैं उसको, उसकी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो क्या एक तरीके से बॉडी हमारी क्या होगी, हेल्दी होगी। ऊपर से हमारी बॉडी सेल्फ रेगुलेशन भी होगी, बिकॉज हम एक तरीके का उसका क्या कर रहे हैं, एक प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा कर रहे हैं, नेचर के प्रति हम राइट यूटिलाइजेशन कर रहे हैं बॉडी का, ठीक है। तो दोनों आपस में कोएग्जिस्टेंस करते हैं, हेल्थ एंड सेल्फ रेगुलेशन, पर दोनों का मीनिंग सेम है, पर लिखना आपको पता है कैसे लिखना, जो बताया वैसे आपको लिखना है, ठीक है। नंबर थर्ड आता है जस्टिस एंड प्रिजर्वेशन। तो जस्टिस प्रिजर्वेशन, जस्टिस को मैं जस्ट अभी डिफाइन किया आपको कि ह्यूमन बीइंग रिलेशनशिप में रिकग्नाइजेशन फुलफिलमेंट, आपको जस्ट अभी डिफाइन किया। जस्टिस आपको नहीं बताना पड़ेगा, पर आपको प्रिजर्वेशन बताना पड़ेगा। होता है क्या, न्याय एंड सुरक्षा। प्रिजर्वेशन क्या होता है, हार्मोनी रिलेशनशिप ह्यूमन एंड प्रोडक्ट, मतलब कि नेचर में जैसे कि वाटर है, वाटर क्या करना है, वाटर को हमें प्रिजर्वेंस करना, हमें पता है वो फ्यूचर के लिए वाटर हमारा यूजफुल होगा,
जो वाटर हमारा इन फ्यूचर में भी यूजफुल होगा, उसका होगा ना, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिजर्व करना पड़ेगा। ये नहीं वाटर को हमने कहीं भी अपना नल को ऑन किया और पानी से वाटर फ्लो हो रहा है और वाटर को हम बंद नहीं कर रहे, हम देख रहे वाटर हमारा वेस्ट हो रहा है, पर हम उसको नहीं उसको रोक रहे हैं। क्यों रोकूं भाई, मैं थोड़ा नहीं कर रहा, दूसरा कर रहा है, पर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम प्रिजर्वेंस नहीं कहेंगे। जब तक हमें नेचर में जो भी चीज़ मिली उसका हम प्रिजर्वेंस करें, उसकी सुरक्षा करेंगे, उसी को हम प्रिजर्वेंस कहेंगे। इन फ्यूचर में वो चीज़ यूजफुल होनी चाहिए, ठीक है। डेट इज कॉल्ड प्रिजर्वेंस, ये लिखा हूँ मैं, देखो प्रिजर्वेंस क्या होता है, हार्मोनी रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन रेस्ट ऑफ नेचर। नेस्ट ऑफ ह्यूमन एंड रेस्ट ऑफ नेचर समझते हो, वाटर, जैसे वाटर क्या है, ह्यूमन एंड नेचर के बीच क्या है, एक रिलेशनशिप होता है। हमें नहीं पता वाटर फ्यूचर के लिए भाई यूजफुल होगा हमारे लिए, और उसका हम प्रिजर्वेशन नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को नुकसान होगा। एक लिमिटेड सोर्स है वाटर, ना कि अनलिमिटेड सोर्स है, एक लिमिटेड सोर्स है, तो उसका उतना ही यूज़ करना चाहिए जितना मुझको यूज है, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है प्रोडक्शन एंड वर्क की, डेट इज का उत्पादन एंड कार्य। वर्क क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हैं, आप धान उगा रहे हैं, आप धान उगाने के लिए क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन में क्या होगा, आपको आउटपुट मिलेगा, आउटपुट में क्या मिलेगा, आपको धान मिलेगा ना, इसे कहते हैं प्रोडक्शन एंड वर्क, ठीक है। उत्पादन और कार्य मतलब कि आप किसी फिजिकल एफर्ट कर रहे हैं, मेड बाय ह्यूमन, आप घर बना रहे हैं, डेट इज का वर्क कर रहे हैं। प्रोडक्शन में आपको क्या मिलेगा, आपको घर मिलेगा ना, आपको रहने के लिए घर मिलेगा, ये आपका क्या होगा, ये प्रोडक्शन होगा। मैंने आपको धान का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको गेहूं का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, गेहूं आप बो रहे हैं ना, तो प्रोडक्ट आप वर्क कर रहे हैं, गेहूं को जब बोएंगे तो वर्क करेंगे, प्रोडक्शन में क्या मिलेगा, आपको गेहूँ मिलेगा ना, आपको अनाज मिलेगा जिससे आप खा सकते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं वर्क, उत्पादन एंड कार्य, ठीक है, वर्क एंड प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है लास्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक 5 आपका लास्ट है, एक्सचेंज स्टोरेज। देखो मतलब विनिमय एंड कोष, एक्सचेंज समझते हो ना। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा धान की खेती कर रहा है, एक बंदा गेहूँ की खेती कर रहा है, आपस में दोनों एक्सचेंज कर ले रहे हैं। जब जिसको जिसकी नीड है तो उसने थोड़ा उसको धान दे दिया, उसने थोड़ा उसको गेहूँ दे दिया, तो इससे क्या हो गया, दोनों की फुलफिलमेंट पूरी हो गई। जो 2 पर्सन थे उन दोनों की जो फुलफिलमेंट थी वो पूरी हो गई। मतलब एक्सचेंज बाय प्रोड्यूस बाय म्यूचुअल फुलफिलमेंट। यदि आपको म्यूचुअल हैप्पीनेस, किसी को आपको नीड पड़ती है, आप दोनों आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं आधी आधी क्वांटिटी, यानी पूरा एक्सचेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जितना उसको नीड है उसका आप उसको दे रहे हैं, आपको जितना नीड है आप उससे ले रहे हैं, डेट इज कॉल्ड एक्सचेंज। इसके एक्सचेंज का अर्थ यहाँ पर यही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टोरेज। स्टोरेज आपने भी देखा होगा, लोग क्या करते हैं, जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि 2000 का नोट आया था, न्यू नोट, अब देखते हैं उसका जो मार्केट में नहीं इतना प्रचलन है, बिकॉज क्या हुआ, लोगों ने उसका स्टोरेज कर लिया। जितना नोट आया उसको लोगों ने स्टोरेज कर लिया, उसका विनिमय नहीं करने दिया, तो इससे क्या होगा, फ्यूचर में दिक्कत होता है ना। अब क्या होगा, आपने देखा होगा कि 2000 का नोट कहाँ यहाँ पर जल्दी आपको नहीं मिलेगा, क्रय विक्रय में जिससे मिलना चाहिए नहीं मिल रहा, बिकॉज उसको लोग स्टोरेज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ओनियन, प्याज की बात हुआ था, प्याज कितना महंगा हो गया था, आपने देखा होगा, क्योंकि प्याज को लोगों ने स्टोरेज कर लिया था। मीन्स मेरे कहने का मतलब क्या, जब तक आपको स्टोरेज कब तक नहीं करना, जब तक आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ अब जितने भी लोग हैं उनको नीड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आलू है, आलू का जब आप स्टोरेज कर लेंगे तो आलू बाज़ार में नहीं आएगा, तो इससे क्या होगा, दिक्कत होगी ना। आपको आलू का स्टोरेज तब तक नहीं करना है जब तक आपको लग रहा है, जब तक आपको लगे कि अब आलू की कोई नीड नहीं है, मीन्स अब जो यहाँ पर जो चल रहा है सोसाइटी में सही चल रहा है, तब आलू की स्टोरेज कर सकते हैं। जब आपको लगे कि लोगों की जो फुलफिलमेंट है वो पूरी हो चुकी हैं, जब आपको लग रहा है कि लोगों का जो फुलफिलमेंट अभी पूरी नहीं हुआ है, आप स्टोरेज करना पहले चालू कर रहे हैं, तो आपको भी हार्मफुल करेगा, साथ में आपकी सोसाइटी को भी हार्मफुल करेगा, और जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं वहाँ पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे आपने देख रहे होंगे अभी आप आलू प्याज का कितना महंगा हुआ था, 110 रुपये किलो। इसका इफेक्ट यही है कि लोगों ने स्टोरेज करना शुरू कर दिया। अब धान का स्टोरेज करेंगे तो इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, आपकी सोसाइटी में देखने को मिलेगा, आप जहाँ रह रहे हैं उसमें देखने को मिलेगा। तो जहाँ जिस स्टोरेज होगा वहाँ पर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल बेलकोल्लू की बात कर लो, आपका जो ऑयल आ रहा है कितना महंगा आ रहा है, लोग स्टोरेज कर रहे हैं भाई, इसलिए, ठीक है। तो ये 5 डायमेंशन थी, इन 5 डायमेंशन की थ्रेड आप क्या कर सकते हैं, आप कंप्रेसिव ह्यूमन गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये था आपका पूरा 3rd यूनिट, जो मैंने आपको एक कहानी के तौर में आपको बता दिया है। मैंने कोई भी जितना भी हमने पूरा आपको 3rd यूनिट समझाया है, कोई भी डिफिकल्ट लैंग्वेज का यूज नहीं किया है, ओनली सिंपल लैंग्वेज जो आप जनरली रियल लाइफ में देख रहे हैं, जो रियल लाइफ में आप कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, उसी लैंग्वेज का मैंने यूज़ किया है। जिस जनरेशन के आप हो उसी जनरेशन का मैंने यूज़ किया है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत।